नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। केवल ठंडी नहीं, कोहरा भी लोगों को काफी परेशान कर रहा है। घने कोहरे के कारण कई इलाकों में सुबह के वक्त कुछ मीटर दूर तक भी नहीं दिखाई देता। ऐसे में सड़क, रेल और हवाई यातायात पर बहुत बुरा असर हुआ है। इन दिनों यही हाल है। कई इलाकों में सुबह के वक्त सड़कों पर दूर तक नहीं दिख पाता, इसीलिए गाड़ियां रेंगती हुई चलती हैं। कई रेलगाड़ियां भी धीमी चल रही हैं और कई तो रद्द करनी पड़ी हैं। विमानों के उतरने और उड़ने पर भी इसका बहुत बुरा असर दिख रहा है। यह असर अलग अलग शक्लों में दिखा है। जैसे सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर मुंबई की है। ऐसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हवाई जहाज के यात्री विमान से उतरकर वहीं टारमैक पर बैठ गए और खाना खाने लगे, गप्पे मारने लगे, फोन पर रील्स देखने लगे। ये इंडिगो की गोवा दिल्ली फ्लाइट है, जो दिल्ली में घना कोहरा होने के कारण समय पर नहीं उतर सकती थी और गोवा से उसने उड़ान भी काफी देरी से ही भरी थी। ऐसे में इस विमान को मुंबई हवाई अड्डे की ओर मोड़ दिया गया। विमान जब मुंबई हवाई अड्डे पर उतरा तो यात्री उस वक्त तक बहुत नाराज हो चुके थे। जैसे ही विमान से सीढ़ी जोड़ी गई, ये यात्री तुरंत उतरकर बाहर आ गए। टर्मिनल बिल्डिंग की ओर ले जाने वाली बस में देरी हुई तो ये तमाम यात्री वहीं जमीन पर बैठकर खाना खाने लगे, वीडियो बनाने लगे। ऐसे में वहां सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई। सीआईएसएफ की क्विक रिएक्शन टीम ने यात्रियों को एक सुरक्षा घेरे में रखा जब तक कि उन्हें वहां से बिठाकर नहीं ले जाया गया। ये वीडियो वायरल होने के बाद इंडिगो ने सफाई दी और कहा कि हम अपने ग्राहकों से माफी मांगते हैं। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए कदम भी उठाएंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस घटना पर मुंबई एयरपोर्ट और इंडिगो को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है, जवाब मांगा है। समस्या दिल्ली एयरपोर्ट पर न उतर पाने से शुरू हुई और असर मुंबई एयरपोर्ट के टारमैक पर दिखा। दिल्ली और मुंबई के हवाई अड्डे अपने देश के सबसे मॉडर्न और आधुनिक एयरपोर्ट माने जाते हैं। ऐसे में किसी एयरलाइंस की लापरवाही के कारण यहां से इस तरीके की तस्वीरें आएंगी जहां पर यात्री टारमैक पर बैठे होंगे, ये शायद किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन इन दिनों हवाई अड्डों पर यात्रियों के साथ हो रही अफरा तफरी से जुड़ी ये अकेली और एकमात्र घटना नहीं है। कल ही एक और तस्वीर सामने आई थी जिसने सबको हैरान कर रखा था। इस बार गलती यात्री की थी। ये तस्वीर इंडिगो के एक विमान के अंदर की है। दिल्ली से गोवा जाने वाला इस विमान को उड़ने में कई घंटे की देरी हो गई तो यात्री नाराज थे। सुबह 7 बजे गोवा के लिए उड़ने वाला विमान दोपहर 2:30 बजे तक नहीं उड़ पाया। 2:30 बजे जब विमान के दरवाजे बंद हुए और पायलट अनूप कुमार उड़ान भरने की जानकारी देने आए तो दिल्ली के रहने वाले एक यात्री साहिल कटारिया ने पायलट पर अपना गुस्सा उतार दिया। उसने पायलट को घूंसा मारा और यह तस्वीर मोबाइल फोन पर किसी और यात्री के कैद हो गई। घटना की शिकायत की गई तो सीआईएसएफ ने इस यात्री को हिरासत में ले लिया। यह विमान 12 घंटे बाद शाम 7 बजे ही गोवा के लिए उड़ान भर पाया था। पायलट को मारने के मामले में केस दर्ज किया तो दिल्ली पुलिस ने यात्री को बाद में गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन जमानती धारा के तहत केस होने के कारण उसे जमानत भी मिल गई। इसी तरह की एक और तस्वीर भी 14 जनवरी को एयर इंडिया के विमान की है। यहां यात्रियों का केबिन क्रू के साथ झगड़ा हुआ और वहां पर हंगामा मच गया। दरअसल इस विमान को सुबह 9 बजे मुंबई के लिए उड़ना था, लेकिन यात्रियों के मुताबिक उनकी फ्लाइट 17 घंटे के बाद उड़ी। यात्रियों के मुताबिक उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही थी। कभी बताया गया कि विमान का पायलट दूसरी फ्लाइट में चला गया है तो कभी कहा गया कि केबिन क्रू के लोग दूसरी फ्लाइट में चले गए हैं। यात्रियों के मुताबिक उन्हें खाना भी नहीं दिया गया और वो 17 घंटे तक एयरपोर्ट पर ही खड़े रहे। वजह इन तमाम घटनाओं की चाहे जो हो, यात्रियों का केबिन क्रू या पायलट के साथ हिंसक व्यवहार किसी भी कीमत पर सही नहीं ठहराया जा सकता। इन घटनाओं के मद्देनजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने सोमवार को सभी एयरलाइंस के लिए नए सिरे से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत
एयरलाइंस को कहा गया है कि जिन उड़ानों में 3 घंटे से ज्यादा की देरी हो सकती है उन्हें पर्याप्त समय पहले ही रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है। इसके साथ एयरलाइंस फ्लाइट में देरी होने या रद्द होने पर तुरंत जानकारी दे, ये बात भी कही गई है। एयरलाइंस ये भी बताए कि यात्रियों को आगे क्या करना है। इसके अलावा यात्रियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, यानी खाने पीने का सामान या बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। एयरलाइंस स्टाफ को यात्रियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने को भी कहा गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस बात की निगरानी की जाएगी कि डीजीसीए द्वारा नए सिरे से जारी किए गए इन दिशा निर्देशों पर कितना अमल किया जा रहा है। सिंधिया ने यह भी बताया कि 6 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और चेन्नई के हवाई अड्डों में वॉर रूम बनाए जाएंगे, जो यात्रियों की असुविधा के मामलों को तुरंत हल करने का काम करेंगे। इसके अलावा इन हवाई अड्डों पर 24 घंटे सीआईएसएफ के अफसरों और जवानों की भी पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाएगी। मंत्रालय ने अब 6 बड़े शहरों के हवाई अड्डों में होने वाली घटनाओं पर हर दिन 3 बार अपडेट देने को भी कहा है। बीते 3 दिनों में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 500 से ज्यादा उड़ानों पर असर पड़ा है। रविवार को हालात ये थे कि जीरो विजिबिलिटी के कारण 5 घंटे तक कोई विमान दिल्ली से उड़ान भर ही नहीं पाया। दिल्ली एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, जहां उड़ानों के प्रभावित होने का असर देश के उन सभी हवाई अड्डों पर पड़ता है जहां के लिए विमान उड़ान भरते हैं या जहां से दिल्ली ये विमान आते हैं, जिससे भारत में दिल्ली और मुंबई के बीच का हवाई रूट सबसे ज्यादा व्यस्त है। हर हफ्ते इन दोनों शहरों के बीच 700 उड़ानें उड़ती हैं। अगर दिल्ली में विमानों के उड़ने उतरने में देरी होती है तो उसका सीधा असर मुंबई पर दिखता है। फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री विमान ही नहीं उतरते हैं, बल्कि कार्गो विमान भी आते हैं, जिससे आप और हम ऑनलाइन जो सामान खरीदते हैं वो इन विमानों के जरिए ही एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। इसके अलावा अन्य माल ढुलाई भी इन विमानों से होती है। ये विमान बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं और अगर एक विमान के आने जाने में देरी होती है तो इसके बाद उड़ने और उतरने वाले विमानों में भी देरी होती जाती है। लेकिन सवाल यह है कि एयरपोर्ट पर ये हालात पैदा ही क्यों हो रहे हैं। कोहरा तो एक वजह है, लेकिन एकमात्र वजह कहना गलत होगा। दिल्ली हवाई अड्डे पर दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के सबसे पुराने और सबसे अहम रनवे पर का अभी रख रखाव का काम यानी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर 4 रनवे हैं, जिनमें से सिर्फ 2 पर ही इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी ILS कैट 3B की सुविधा है। AT3B ये वो सिस्टम है जो मौसम की विषम परिस्थितियों में विमानों के रनवे पर सुरक्षित उतरने और उड़ने में मदद करता है। इसमें विमान में एक एडवांस्ड ऑटो पायलट होता है और एयरपोर्ट उससे जुड़े आधुनिक उपकरण होते हैं, जो भारी कोहरे या भारी बारिश की वजह से बहुत कम विजिबिलिटी में भी विमान को उतरने में मदद करते हैं। लेकिन दिल्ली हवाई अड्डे का मुख्य रनवे 28/10 G20 सम्मेलन के बाद सितंबर मध्य से ही कारपेटिंग के लिए बंद है, यानी इस रनवे को नए सिरे से तैयार इन दिनों किया जा रहा है। इस रनवे पर कैट 3B सुविधा है, जो कारपेटिंग पूरा होने के बाद रनवे खुलने के साथ ही फिर शुरू हो पाएगी। इसके अलावा दिल्ली हवाई अड्डे के जिस दूसरे रनवे 29L/11R पर कैट 3B सिस्टम काम करता है, वहां एक छोर पर इस सुविधा को डाउनग्रेड कर दिया गया था। इसकी वजह थी रनवे के एक छोर पर निर्माण का कार्य का चलना। यहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी की एक बड़ी ऊंची क्रेन की वजह से रनवे पर उतरने वाले विमानों के व्यू में बाधा आ रही थी। इस हटाने या नीचे करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ने NHAI को पत्र लिखा है कि अपनी क्रेन को हटा लें या नीचे करें। इसके बाद इस क्रेन को अब हटा लिया गया है और इस रनवे पर दोनों ओर से कैट 3 सुविधा शुरू हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यही जानकारी दी है। हालांकि सिर्फ रनवे के ही कैट 3B सुविधा से लेस होना काफी नहीं है। कम विजिबिलिटी में उतरने के लिए एयरलाइंस के विमानों में भी ILS कैट 3B ऑटो पायलट होना चाहिए और पायलटों को उनके इस्तेमाल का प्रशिक्षण होना चाहिए। कई एयरलाइंस के विमानों में ऐसा न होने से भी समस्या काफी बढ़ गई है। विमानों की देरी हो तो एक और समस्या और भी आती है।
दरअसल डीजीसीए ने हर विमान के पायलट और केबिन क्रू के लिए काम की समय सीमा तय कर रखी है, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी पर नहीं रखा जा सकता। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL कहा जाता है। ऐसा इसलिए किया गया कि पायलट या केबिन क्रू थकान का शिकार न हो और उन्हें आराम का पर्याप्त समय मिले। विमानों के संचालन में थकान को एक और बड़ा खतरा माना जाता है। अगर पायलट और केबिन क्रू विमान में हो और विमान के उड़ने में देरी हो जाए या विमान न उड़ पाए तो उस दिन उनकी ड्यूटी का टाइम बढ़ाया नहीं जा सकता। ऐसे में उनकी जगह नए क्रू का तुरंत इंतजाम कर पाना भी हर बार आसान नहीं होता है। विमानों की उड़ानों में देरी के इस मुद्दे पर अभी बात करने के लिए हमारे साथ हैं एयर इंडिया के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जितेंद्र भार्गव साहब। भार्गव साहब, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, एयर स्ट्रिप पर बैठे यात्रियों की जो तस्वीर सामने आई है मुंबई एयरपोर्ट पे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों हुआ ऐसा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक तो चीज ये है कि फ्लाइट डिले हुई फॉग की वजह से दिल्ली में, अगर प्लेन को डाइवर्ट किया गया तो उसका कोई कारण होगा। अब पैसेंजर्स जब फ्लाइट से उतरते हैं और वो टर्मैक पे बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं, ये एक अच्छा दृश्य नहीं है। भारत के लिए दुनिया में हाईलाइट हो जाता है कि दिस इज हाउ पैसेंजर्स आर बिहेविंग। आपकी कुछ भी परेशानी हो, देयर इज अ प्रोसेस, उनको बताओ कि मेरी ये परेशानी रही है। लेकिन इस प्रकार का कोई एक्टिविटी में इंडल्ज होना, चाहे वो पायलट को मारना या वो टर्मैक पे बैठ के खाना खाना, ये कहाँ की परंपरा है और कहाँ का सिस्टम है? हम लोग समझते हैं कि बस का पैसेंजर होता है, ट्रेन का होता है, एयरलाइन का पैसेंजर होता है, और एयरलाइन पैसेंजर को ज्यादा मैच्योर समझते हैं। तो ये जो एक्ट हुआ है मुंबई एयरपोर्ट में, ये एकदम शर्मनाक एक्ट है। ये नहीं होना चाहिए था। टर्मिनल बिल्डिंग ज्यादा दूर नहीं है, आप टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जाइए और आपको नीचे बैठ के खाना, नीचे बैठ के खाइए, कुर्सी पे खाइएगा। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो नोटिस दिया है डीजीसीए ने एयरलाइन को और मुंबई एयरपोर्ट को, ये मेरे ख्याल से एकदम वैलिड है, राइट है। क्योंकि अगर इस प्रैक्टिस को कर्व नहीं किया गया, एयरलाइन को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होल्ड की गई या एयरपोर्ट को नहीं किया गया हो, तो ये शायद आगे जाके एक परंपरा सी बन जाएगी कि अगर मेरे को अपना गुस्सा दिखाना है तो मैं एयरपोर्ट के एयरक्राफ्ट के पास में जाके बैठ सकता हूं। आपकी बात जायज़ है भार्गव साहब, लेकिन हमको ये समझना होगा कि यात्री भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, परेशान होते हैं। क्या आपको लगता है कि यात्रियों को उड़ने में देरी की जानकारी समय पर देने में एयरलाइंस उतनी सफल नहीं हो रही हैं? अगर एयरलाइंस के साथ कम्युनिकेशन अपने पैसेंजर्स के साथ बना लें तो क्या आपको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी, इनको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? बात सही है कि जब फ्लाइट, हमको पता है कि फॉग से फ्लाइट डिस्रप्शन हो रहा है, टेक एन ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक व्यू ऑन इट और पैसेंजर्स को सूचित करें SMS के माध्यम से कि आपकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है या 2.5 घंटे लेट है, कि वो घर से ही चले। इससे एयरलाइन को भी ये फायदा है कि पैसेंजर्स एयरपोर्ट पे नहीं आते हैं और एयरपोर्ट पे कैओटिक सीन्स नहीं होते हैं। उनको जानकारी मिलती है, वो खुश रहते हैं कि हमको बता दिया गया कि हमारी फ्लाइट डिलेड है। लेकिन कितनी डिलेड है ये नहीं बताया जाता। और पैसेंजर्स हमेशा को आप देखेंगे कि एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है। कुछ पैसेंजर्स से सहमत हो जाएंगे कि एयरलाइन एक अच्छा काम कर रही है हमको बताकर कि मेरी फ्लाइट पहले 2 घंटे लेट थी, अब 4 घंटे लेट हो गई है, फिर 6 घंटे लेट हो गई है। लेकिन कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी होंगे जो एयरलाइन को कहेंगे कि हमको ये बार बार बता क्यों रहे हैं, बार बार हमको एक स्पेसिफिक जानकारी दीजिए, हम कम टेक ऑफ करेंगे। और जैसे मैंने पहले बताया, ये जानकारी एयरलाइन के पास नहीं होती है। कोहरे के कारण सिर्फ विमान ही नहीं, रेल और सड़क यातायात पर भी काफी उल्टा असर पड़ा है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर यात्री कैसे परेशान हो रहे हैं, क्या आने वाले दिनों से इस कोहरे से निजात मिलेगी, नहीं मिलेगी, मौसम कैसा रहेगा? मेरे सहयोगी परिमल कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। हालात जिस्म सूरत जहां और भी खराब, चारों तरफ खराब, यहाँ और भी खराब। ट्रेन थी हमारी 15 जनवरी की 1 बजे की बिहार संपर्क क्रांति और अभी तक आई नहीं है। रात आज 16 जनवरी है। हाँ। और ये कितने बजे की बात कह रहे हैं? सीटेट का पेपर देने, नहीं तो मैं इतनी ठंड में जाती नहीं। 21 जनवरी को मेरा पेपर है। हाँ। और अब देखिए मैं कब तक घर पहुंचती। मतलब 22-23 घंटे की देरी से। हाँ।
मतलब कल 1 बजे की ट्रेन थी और फिर पता चला कि 3:30 बजे सुबह में आएगी और जब रात को 1:30 बजा तो फिर इन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये गाड़ी कल 12 बजे आएगी। तो अभी तक आप लोगों को लग रहा है कि 12 बजे यानी अब देखिए 22 अभी घंटा। और अब 4 बजे शो कर रही है। बताइए आदमी कितना देर वेट करे, कोई 4 व्यवस्था भी नहीं है ऊपर। ये परेशानी महज एक मुसाफिर का नहीं, कैमरा जिधर भी घुमाया यही हाल दिखा। जो 10:30 बजे था ट्रेन, वो अभी 2 बजे बता रहा है, वो भी 2:30 बजे। फिर गए तो बोला 2:30 बजे है ट्रेन। अब आपकी ट्रेन कितनी देरी से है? 2 घंटा बता रहे हैं। झेलम ही है ना? हाँ, झेलम में। तो 3.25 घंटे देरी से हो गई है। सवातीन अभी अपने पर मैंने कंफर्म नहीं हुआ कि कितना देर मैंने, लेकिन देर है मैंने 3 घंटा मान के चलिए। सड़कों से लेकर ट्रैक और आसमानी उड़ान, सब पर अगले 3 दिनों तक और असर रहने के आसार हैं। काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं कि दिसंबर के लास्ट वीक से कंटिन्यूस डेंस फॉग, कोल्ड डे कंडीशंस, इवन उसके बाद कोल्ड वेव कंडीशन चल रही है। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि अभी 4-5 दिन फिर ऐसा ही पैटर्न रहेगा। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो दिसंबर के आखिर से ही घना कोहरा और शीतलहर बरकरार है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी, हरियाणा और पंजाब में अगले 3 दिनों तक ऐसे हालात ही बने रहेंगे, चाहे शीतलहर की बात हो या फिर घने कोहरे जैसे हालात। आखिर लगातार ऐसी स्थिति बने रहने की वजह क्या? जनरली पैटर्न कब ब्रेक होता है कि जब कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है। अब दिसंबर से ही कोई ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आया जिसने हिमालय में ठीक ठाक स्नोफॉल दिया हो। तो मौसम का सितम बस सहते जाइए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। बहुत ज़रूरी ना हो तो इन दिनों में यात्रा करने से, अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं, दिल्ली से लेकर और पटना के बीच में उत्तर पूर्वी भारत में, तो ट्रैवल को अवॉइड करने में ही भलाई है। और अब बात करते हैं पश्चिमी एशिया की, जहां इजराइल गाजा युद्ध से बिगड़े हालात रोज नई शक्ल सूरत अख्तियार कर रहे हैं। इजराइल पर हमास के हमले और फिर जवाब में गाजा पर इजराइल के हमले को आज 101 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 100 दिनों में इजराइल ने बमबारी से गाजा को लगभग पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। करीब 24,000 फिलिस्तीनी इन हमलों में मारे गए हैं, ऐसा दावा है फिलिस्तीन का। 60,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। हताहतों में अधिकांश तादाद महिलाओं और बच्चों की है, यानी गाजा की 1% आबादी इन हमलों में मारी जा चुकी है। गाजा की 23 लाख की आबादी में से करीब 20 लाख लोग इस वक्त विस्थापित हो चुके हैं और ये सभी लोग दक्षिणी गाजा में खुले आसमान के नीचे या टेंटों में रहने को मजबूर हैं। गाजा में अभूतपूर्व मानवीय संकट और भुखमरी है। दुनिया के कई देश और संयुक्त राष्ट्र संघ समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इजराइल से हमले रोकने की अपील कर चुके हैं, लेकिन इजराइल हमास के खात्मे और बंधक बनाए अपने सभी नागरिकों की रिहाई के बिना हमले रोकने को तैयार नहीं है। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को किए हमले में 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी और करीब 240 लोगों को अगवा कर लिया था, जिनमें कई विदेशी भी थे। इनमें से 105 नागरिक नवंबर में अस्थायी युद्ध विराम के दौरान गाजा से रिलीज कर दिए गए, वापस इजराइल पहुंच गए, लेकिन अब भी 136 इजरायली हमास के कब्जे में हैं। इस बीच ये पूरा संघर्ष पश्चिम एशिया में नए इलाकों को अपनी चपेट में अब लेता जा रहा है। गाजा पर इजराइल के हमले से उसके कई पड़ोसी देश बेचैन और नाराज हैं। यमन, सीरिया, लेबनान, ईरान जैसे ये देश इजराइल को सबक सिखाने के लिए इस वक्त कुछ भी करने को तैयार दिख रहे हैं। ईरान खास तौर पर नाराज है और उसने अपने पड़ोसी देश सीरिया और इराक के स्वायत्त कुर्दिस्तान में कुछ चुनिंदा ठिकानों पर हमला किया है। ईरान का कहना है कि उसने इराकी कुर्दिस्तान के इरबिल में जासूसों के मुख्यालय पर ईरान विरोधी आतंकवादी गुटों पर हमला किया है। इराकी कुर्दिस्तान में इन हमलों में 4 लोगों के मारे जाने और 6 के घायल होने की खबर आ जाई। इनमें एक जाना माना कारोबारी भी शामिल है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने एक बयान में कहा कि उसने ये हमले कर अपने अफसरों और लोगों की शहादत का बदला लिया है। ईरान ने यह भी बताया कि उसने अपने ऊपर आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकवादी कमांडरों को सीरिया में मिसाइलों का हमला बनाया है। अमेरिका ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर जिम्मेदार हरकत बताया। अमेरिका ने कहा
कि ईरान के ये हमले इराक की स्थिरता के खिलाफ है। दरअसल 3 जनवरी को कुछ आत्मघाती हमलावरों ने ईरान के करमान इलाके में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की पहली बरसी पर उनकी कब्र पर जमा हुए हजारों लोगों की भीड़ के बीच जबरदस्त बम धमाके किए थे। उन हमलों में करीब 90 लोग मारे गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी इस्लामिक स्टेट ने ली थी। दिसंबर में भी ईरान के रास्क इलाके में एक पुलिस थाने पर आतंकवादी हमले में ईरान के 11 पुलिस अफसरों की मौत हो गई थी। ईरान का यह भी कहना है कि उसने इनका बदला लेने के लिए ही यह कार्रवाई की है। इराक के कुर्दिस्तान इलाके में हमले के पीछे ईरान की दलील है कि वहां उसने इजराइल के जासूसी मुख्यालय को निशाना बनाया है, जहां से पूरे इलाके में इजराइल जासूसी के काम को अंजाम देता था और आतंकवादी कार्रवाइयों की साजिश कर रहा था। ईरान के मुताबिक 25 दिसंबर को इजराइल के एक हमले में उसके सीनियर गार्ड्स कमांडर राजी मुसावी की जान चली गई थी। ईरान ने यह भी कहा कि 8 जनवरी को इजराइल ने लेबनान में ईरान समर्थक हिजबुल्लाह ग्रुप के एक कमांडर को मारा था। इस बीच गाजा पर इजराइल के हमले से नाराज हूती विद्रोही लाल सागर में लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। आज ही यमन से हूती विद्रोहियों की मिसाइल ने ग्रीस के एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। इस शिप पर माल्टा का झंडा था। यह शिप गाजा पर हमले के बाद इजराइल गया था और अब लाल सागर से स्वेज नहर की ओर जा रहा था। मिसाइल हमले के बाद यह करीबी बंदरगाह की ओर मुड़ गया। हालांकि हूती विद्रोहियों ने खुद अभी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इससे पहले रविवार और सोमवार को भी हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के जंगी जहाजों को निशाना बनाया था। रविवार को अमेरिका ने अपने एक जंगी जहाज पर चलाई गई हूती मिसाइल को नाकाम कर दिया था, लेकिन सोमवार को ओमान की खाड़ी में अमेरिका के कार्गो शिप मिसाइल हमले का निशाना बना। अमेरिका और इंग्लैंड द्वारा बीते शुक्रवार को यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी के बाद हूती और भी अब हमलावर हो चुके हैं। लाल सागर में उनके हमलों से कार्गो शिप लगातार निशाना बन रहे हैं, जिसके बाद दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने अपने जहाज़ों का रास्ता कारोबार के लिए बदलना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर इसके असर को देखते हुए कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों से पश्चिम एशिया के देशों ने चेतावनी दी है कि इससे इजराइल का गाजा संकट और भी बड़ा हो जाएगा। लाल सागर पर हूती हमलों का भारत की अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका है। उद्योग मंत्रालय के मुताबिक यूरोप के लिए भारत से अधिकतर निर्यात इसी रास्ते होता है और ये संकट यूरोप को जाने वाले भारत के 80% निर्यात पर असर डाल सकता है। इसीलिए इन दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान में हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए खासकर रेड सी में जिस तरह का डेडलॉक बना हुआ है हूती विद्रोहियों के कारण, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही यूरोप के लिए भारत के निर्यात पर काफी असर पड़ा और अब यह नया संकट समस्या और गहरा देता है। उद्योग मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर के कंटेनर ट्रैफिक का 30% लाल सागर और स्वेज नहर से होकर गुजरता है। इन हमलों के बाद पुराने व्यापारिक मार्ग पर अब विचार हो रहा है, जो काफी लंबा भी पड़ेगा, महंगा भी पड़ेगा। दरअसल स्वेज नहर का रास्ता भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह 1869 के बाद से एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला सबसे छोटा मार्ग है, जिसे बाद में और चौड़ा और गहरा किया गया। दुनिया का 12% समुद्री यातायात इसी मार्ग से होता है। दुनिया की 10% पेट्रोलियम ढुलाई इसी मार्ग से होती है। हूती हमलों से यह समुद्री रास्ता बदलना मजबूरी होता जा रहा है। कई शिपिंग कंपनियां रास्ता बदलने भी लगी हैं, लेकिन ये महंगा पड़ रहा है। अगर पुराने रास्ते से जाएंगे तो केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाना होता है। इसके लिए यूरोप से आने वाले व्यापारिक जहाज पूरा अफ्रीका घूम कर जाते हैं। ऐसे में समुद्री सफर 10 से 14 दिन तक लंबा हो जाता है। करीब 4000 नॉटिकल माइल ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। ढुलाई महंगी होने से ईंधन भी महंगा होगा। माल ढुलाई का समय बढ़ जाएगा।
साफ है लाल सागर में तनाव असर सभी देशों पर पड़ेगा। माल ढुलाई महंगी होगी तो अर्थव्यवस्था पर उसका असर भी विपरीत दिखेगा। महंगाई बढ़ेगी और देशों पर बोझ भी पड़ेगा। भारत जैसे बड़े देशों पर तो इसका असर सबसे ज्यादा महसूस होगा। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं पश्चिम एशियाई मामलों के जानकार और अर्थशास्त्री जाकिर हुसैन साहब से। जाकिर साहब, शुक्रिया जुड़ने के लिए एनडीटीवी इंडिया से। लाल सागर में तनाव लगातार बढ़ रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? ये मामला कहां तक जाएगा? हुती विद्रोही मान नहीं रहे हैं, लगातार अटैक कर रहे हैं, कैसे मामला रुकेगा? आगे आप क्या आता देख रहे हैं? देखिए, ये जो जिस हिसाब से हालात बिगड़ रहे हैं उससे यही लग रहा है कि आगे जाके समस्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं हमको अटैक और निगोशिएशन दोनों की पॉलिसी लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ अटैक से काम बनेगा नहीं। अटैक करते रहेंगे, इजराइल अटैक करता रहा है, आज जो है 90-100 दिन हो गया लेकिन कोई बात नहीं बनी। इसी तरीके से अमेरिका उसकी कोलिशन फोर्सेस जो बनाई हैं वो भी अगर अटैक करती रही हूती के ऊपर तो भी मेरे ख्याल से अगर 1 महीना भी चल गया तो 2 महीना भी चल गया तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जो ये रेड सी है, बाब अल मंदब जो है, सुएज़ कैनाल है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को जोड़ता है। यहाँ से लगभग जो है 30% जो है कंटेनर ट्रेड दुनिया का जाता है, 10% जनरल ट्रेड जाता है, 12% ऑयल का ट्रांजिट होता है, 8% लगभग एलपीजी जो है इधर से उधर होती है, एलएनजी जो इधर से उधर होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है अ, नुकसान हो जाएगा दुनिया का, क्योंकि जो हमारे पास जो दूसरा रास्ता है वो केप ऑफ गुड होप की तरफ जाता है। उससे जो है 12-13 दिन का टाइम बढ़ जाता है और वो रूट भी इतना सेफ नहीं है, जिससे प्रीमियम बढ़ जाएगा। ऑयल की लगभग $1 मिलियन जो है पर शिप का कॉस्ट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ट्रेड का ज़्यादा कम हो जाएगा। जैसे कि अभी आरआईएस ने एस्टिमेट किया है कि हमारे ऊपर लगभग 6.7% ट्रेड अगर रेड सी से नहीं जाता है तो 6.7% का ट्रेड जो है डाउन हो जाएगा, जो कि $30 बिलियन होगा इस साल में। और ऑलरेडी हमारा ट्रेड जो है 6.5% डाउन हो चुका है ड्यू टू ग्लोबल रिसेशन। तो हमारे लिए एक बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। हमारा $200 बिलियन का ट्रेड इस रास्ते से होके जाता है। तो कुल मिला के हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भारत को नुकसान होगा, आप बताएं $200 बिलियन तक का नुकसान हो सकता है। लेकिन जाकिर हुसैन साहब, सवाल ये है कि क्या इस पूरे संकट को सुलझाने में भारत की भूमिका हो सकती है? क्योंकि जयशंकर साहब ईरान गए, बातचीत कर रहे हैं, भारत अमेरिका के संपर्क में भी है। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है? देखिए, ये बड़ा ही पेचीदा खेल हो गया है कि हुतियों ने अपने अटैक को इजराइल से जोड़ दिया है और इसमें इसके जो बैकर्स हैं वो भी इस तरीके से उसमें जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ जो है निगोशिएशन ही काम नहीं करेगा, डिप्लोमेसी और डिटरेंस दोनों की ज़रूरत है। डिप्लोमेसी, डायलॉग प्लस डिटरेंस की दोनों की ज़रूरत है, जो दोनों मार्ग हम लेके चल रहे हैं। इसमें रशिया को भी हमको इन्वॉल्व, अभी जयशंकर साहब जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर रशिया भी गए थे, वहाँ भी ये सारी बातें उठाई गई हैं, क्योंकि अगर वहाँ से अगर रेड सी रुकता है तो उसका ऑयल ट्रेड रुक जाएगा, उसका भी ट्रेड रुक जाएगा, उसको भी नुकसान होगा। तो हमारी जो एक पॉलिसी है वो हम ले चल रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक निर्भर करता है कि अमेरिका और इजराइल किस तरीके से, इजराइल को छोड़ दीजिए, उसकी तो एक पॉलिसी है कि भाई हम ये सब करते रहेंगे। अमेरिका किस तरीके से इसको हैंडल करता है, ये हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो है हम खुलकर अमेरिका के साथ भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमने हमेशा जो है, चाहे वो पायरेसी के ज़माने हो, गल्फ ऑफ अदन में जो पायरेसी का मसला रहा हो, चाहे और भी मसला रहा हो, हमने हमेशा जो है इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाई, लेकिन कोऑपरेशन रखा था सभी के साथ, ताकि जो है पीस एंड स्टेबिलिटी जो है सी में बनी रहे। तो ये एक बड़ा ही पेचीदा मसला सामने आ गया है। हूती को सिर्फ जो है डायलॉग से नहीं समझाया जा सकता है, जिस तरीके से वो एग्रेसिव हुआ है। हूती के सामने 2-3 चीजें हैं। नंबर 1 ये है कि वो इजराइल से अपने को जोड़ दिया है, दूसरी तरफ जो है इससे इनकी लेजिटिमेसी अरब वर्ल्ड में बढ़ रही है, क्योंकि ये अभी तक जो है एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखे जा रहे थे, एक शिया ग्रुप थे, एक मिलिशिया की तरह देखे जा रहे हैं, लेकिन वो एक लार्जर कॉज से अपने को जोड़ दे रहे हैं, जो अरब की पब्लिक जो है उसको मान्यता दे रही है। तो उनकी लेजिटिमेसी जो है अब जो है नॉट एज ए मिलिशिया ग्रुप, एज ए हूती, एज ए शिया, बल्कि एक एज ए रिस्क्यूअर ऑफ हमास के पक्षपाती बन के देखे जा रहे हैं। तो इनकी भी इमेज बढ़ती जा रही है। शुक्रिया जाकिर साहब इस अपडेट के लिए। आई होप कि चीज़ें जल्दी रिजॉल्व हो, लेकिन बातचीत के रास्ते अभी तो खुलते नहीं दिखते हैं।
दुनिया के सामने एक आफत थोड़ी ही है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को फरवरी में 2 साल होने वाले हैं। इस युद्ध का भी कोई अंत नहीं दिख रहा है। उधर अंतर्राष्ट्रीय तनावों की आग में घी का काम करने का काम उत्तर कोरिया भी करता रहा है। भूखमरी और गरीबी के शिकार उत्तर कोरिया के पास लेकिन हथियार खूब हैं और वो आए दिन इनका प्रदर्शन करने से नहीं चूकता। लेकिन इन दिनों पड़ोसी देश रूस से उसकी दोस्ती दुनिया को ज्यादा परेशान कर रही है। यही नहीं, इस बीच उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने एक बड़े फैसले से दक्षिण कोरिया के साथ तनाव को और बढ़ा दिया है। इस सब पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी उमाशंकर से। उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री चो सन हुई का रूस दौरा दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी अहम है। यूक्रेन युद्ध के 2 साल होने को आए हैं और रूस को कई तरह के हथियार और गोला बारूद की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेल रहा उत्तर कोरिया अब हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश में है। दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है। इसी के तहत पिछले साल अक्टूबर में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी खास ट्रेन पर सवार होकर रूस के दौरे पर गए थे। वहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात की काफ़ी चर्चा हुई थी। अब उत्तर कोरिया की विदेश मंत्री के रूस दौरे के बाद पुतिन के उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग के दौरे की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को झेल रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच बढ़ रहे संबंधों को यूक्रेन युद्ध के लिहाज से चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ रूस और उत्तर कोरिया नजदीक आ रहे हैं, वहीं किम के एक फैसले से उत्तर और दक्षिण कोरिया के एकीकरण की किसी भी संभावना को बड़ा झटका लगा है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने ऐसी 3 समितियों को भंग कर दिया है जो दक्षिण कोरिया के साथ सुलह और एकीकरण की कोशिशों के लिए बनाई गई थी। गौरतलब है कि एकीकरण की समिति किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल के समय बनाई गई थी। किम ने अपनी रबर स्टैंप संसद सुप्रीम पीपुल्स असेंबली में इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि अब एकीकरण की संभावना नहीं है। उत्तर कोरिया के संविधान में दक्षिण कोरिया के साथ सुलह के साथ आगे बढ़ने की बात है, लेकिन कोरिया सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक किम ने संविधान में बदलाव की भी बात की है। कहा है कि दक्षिण कोरिया को एक अलग और नंबर 1 शत्रु देश के तौर पर पहचाना जाए। किम ने आरोप लगाया है कि दक्षिण कोरिया ताकत के बूते एकीकरण की कोशिश में लगा है। KCNA के मुताबिक अमेरिका के 30,000 सैनिक दक्षिण कोरिया में हैं। किम ने कहा है कि अगर दक्षिण कोरिया ने युद्ध छेड़ा तो उसकी बुरी हार होगी। सुप्रीम पीपुल्स असेंबली की तरफ से जारी बयान में कोरिया के एकीकरण की दिशा में काम करने वाली 3 समितियों को बंद करने का ऐलान किया गया है। ये समितियां 1961 में बनाई गई थीं। ये हैं कमिटी फॉर पीसफुल रीयूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, नेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ब्यूरो और माउंसकुंगांग इंटरनेशनल टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। किम ने एकीकरण से जुड़े प्रतीकों को भी नष्ट करने का आदेश दिया है। इसमें किम के पिता किम जोंग इल के प्योंगयांग में एकीकरण के स्मारक को गिराना भी शामिल है। उत्तर कोरिया के इस कदम को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश विरोधी और गैर ऐतिहासिक करार दिया है। असल में हाल के समय में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया है। उत्तर कोरिया लगातार अपनी नई नई मिसाइलों के परीक्षण में लगा रहता है। हाल ही में उसने हाइपरसोनिक वॉरहेड लगे नए सॉलिड फ्यूल मिसाइल का परीक्षण किया है। उसने दक्षिण कोरिया की सीमा के नज़दीक लाइव फायर एक्सरसाइज भी किया है। कुछ हफ्ते पहले ही उसने वांगसांग 18 सॉलिड फ्यूल वाली मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के ऐसे परीक्षणों को युद्ध की तैयारी के तौर पर देखा गया है। रूस से नजदीकी और कोरिया के एकीकरण से दूरी किम जोंग उन की मंशा को लेकर तमाम आशंकाएं दोनों बातों से निकलकर सामने आ रही हैं। राम वन गमन पथ के विकास को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 16 साल पहले ऐलान किया था। घोषणा के बाद मध्य प्रदेश के तमाम स्थलों को जोड़ने के लिए प्रारूप और न्यास बनाया गया, लेकिन उस पर अमल आज तक नहीं हो पाया। आज पहली बार प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राम वन गमन पथ के विकास को लेकर बैठक की। खास बात है कि बीते 16 सालों में राम वन गमन पथ के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई है। ये बात और है कि सिद्धा पहाड़ में खनन लीज स्वीकृत होने के बाद जब विरोध शुरू हुआ तो स्थानीय प्रशासन ने भगवान राम की मूर्ति पहाड़ में ही लगवा दी। जब जब चुनाव का मौका आया है, राम वन पथ गमन फाइलों से बाहर निकल आया है।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवंबर 2007 में भगवान राम के मध्य प्रदेश से गुजरने वाले रास्ते को तय करने के लिए राम वन पथ गमन बनाने का ऐलान किया। 16 साल से योजना फाइलों में अटकी है, जिंदा भी है। 2018 में बीजेपी ने चुनाव से पहले इसको लेकर इतनी गंभीरता दिखाई कि बजट में 1000 रुपए की भारी भरकम राशि का जिक्र और आवंटन किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2007 में जब राम वन पथ गमन बनाने की घोषणा की थी तो 56 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई, लेकिन आज हालात ये हैं। सतना जिले में राम वन पथ गमन में कामदगिरी पर्वत, कामतानाथ मंदिर, मंदाकिनी नदी, स्फटिक शिला, अनुसुया आश्रम, गुप्त गोदावरी, टिकरिया, अमरावती आश्रम, मारकंडे आश्रम, सरभंग मुनि आश्रम, सुतीक्षण आश्रम और सिद्धा पहाड़ राम वन पथ गमन का हिस्सा है। कहीं कुछ नहीं बना। सलेहा मंदिर पन्ना में राम वन पथ गमन के तहत जीर्णोद्धार होना था, लेकिन स्थानीय लोगों ने बताया सब कुछ जस का तस है। कटनी के बड़वारा में भरभरा आश्रम में भी जो काम होना था हुआ नहीं। शहडोल में सीतामढ़ी की तस्वीर से अंदाजा लगा ले क्या काम हुआ होगा। खास करके भगवान राम के वन गमन पथ को विकास करते करते सभी तीर्थों का विकास करेगी। जहाँ जहाँ भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं, आज हमने अपनी न्यास की पहली बैठक की है और इसमें बहुत सारे निर्देश दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इस योजना पर सरकार ने विचार 2004 में किया। 2008 की चुनावी सुगबुगाहट के पहले 2007 में चित्रकूट में ऐलान हुआ। घोषणा के बाद संस्कृति विभाग सक्रिय हुआ। रामकथा, साहित्य, पुरातत्व, भूगोल, हिंदी और भूगर्भ शास्त्र जैसे विषयों के जानकारों की बैठक बुलाई गई। शोध और सर्वेक्षण के लिए 11 लोगों की समिति गठित की गई। 2015 में केंद्र सरकार ने रामायण सर्किट नाम से एक परियोजना बनाकर भगवान राम से जुड़े 21 स्थानों को पर्यटन के कॉरिडोर से जोड़ने और तीर्थों के विकास की योजना बनाई। केंद्र ने इस परियोजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। शिवराज सरकार ने भी अपने प्रोजेक्ट को रामायण सर्किट में शामिल करा लिया। 2019 में कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नया डीपीआर बनाने 22 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कर दिए। मार्च 2020 में 600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, लेकिन उसी महीने सरकार गिर गई। 2021 में फिर शिवराज सरकार ने सर्वे और डीपीआर के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए। फिर विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने श्री राम वन पथ गमन न्यास के गठन को मंजूरी दी। 33 नए पद स्वीकृत किए। पौराणिक मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट के रास्ते वर्तमान मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था। इसके बाद वो अमरकंटक होते हुए नर्मदा पार कर रामेश्वरम की ओर चले गए थे। साल 2018-19 के लिए पेश किए गए बजट में मांग संख्या 26 के तहत कला एवं संस्कृति संवर्धन के तहत जिन कामों का जिक्र किया गया उनमें राम पथ विकास भी शामिल था। इस शीर्ष में मद संख्या 5494 राम पथ विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1000 रुपए बजट का आवंटन किया गया था। योजना फाइलों से निकली भी नहीं, तभी कांग्रेस ने इस रास्ते पर निकलने का प्लान बना लिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कामतानाथ मंदिर में पूजा कर ली। सरकार बदली, कमलनाथ गए, कमल खिला, फिर कमल ही खिला है, लेकिन अभी भी बजट का सिर्फ आश्वासन है। अपने अभी 6 तारीख से बजट सत्र शुरू है, तो उसमें इस राम गमन पथ के लिए बजट दिया जाएगा और निश्चित रूप से इस पर काम शुरू होगा। प्रयास अच्छे रहेंगे, जितना अधिक से अधिकतम बजट अपन प्रयास करेंगे लाने का संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से। वनवास के दौरान भगवान राम ने सबसे ज्यादा दिन चित्रकूट में बिताए हैं, लेकिन 16 साल में काम के नाम पर सिर्फ सर्वे और बैठकें ही हुई हैं। त्रेता में भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास झेला था। कलयुग में राम वन पथ गमन के लिए 16 साल से भी ज्यादा का इंतजार चल ही रहा है। सरकार को चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राम वन पथ गमन की याद आई है। इस याद से मुझे याद आता है कि लोकसभा में राज्यवर्धन राठौड़ के सवाल के जवाब में सरकार ने बताया था, केंद्र सरकार ने, कि राम वन पथ गमन की उनकी कोई योजना नहीं है। इस बारे में छत्तीसगढ़ सरकार का जिक्र उन्होंने ज़रूर किया था, लेकिन मध्य प्रदेश का नहीं। तो इस देरी और चुनाव से पहले इस चर्चा पर हम तो इतना ही कह सकते हैं, हे राम। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी राजू बाथम और मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।